हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लेक्चर नंबर 12 तक पढ़ चुके हैं फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट के बारे में। तो उसमें हम पहले देखे हैं कि आर एल सी सर्किट क्या होते हैं, उनके सर्किट की सिंगल सर्किट जब अगर प्योरली रजिस्टर है, प्योरली इंडक्टर है, प्योरली कैपेसिटर है, तो उस टाइम पे सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक वोल्टेज कैसे होता है, करंट कैसे होता है, सब चीज़ की उनकी फेजर डायग्राम सब चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कशन किया था सीरीज सर्किट के बारे में। सीरीज में कौन कौन से आते हैं, हमारे पास 3 सर्किट आते हैं सीरीज में, आर एल सर्किट, आर सी सर्किट एंड आर एल सी सर्किट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 13 में देख रहे हैं हम पैरेलल सर्किट के बारे में। तो पैरेलल में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, आर एल सर्किट पैरेलल में, आर सी सर्किट पैरेलल में, आर एल सी सर्किट पैरेलल में। ठीक है, इन तीनों को अपन लेक्चर नंबर 13 में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आर एल सर्किट से। ठीक है, आर पैरेलल आर एल सर्किट, इसका सर्किट डायग्राम होता है कि जहाँ पे एक अपने पास ये है, अपने पास वोल्टेज सप्लाई, और इनके अक्रॉस में अपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक आर सर्किट को और एक एल सर्किट को। ठीक है, यहाँ पे और अपन ने देखा कि जैसे सीरीज के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवीजन, और इसमें वोल्टेज हमेशा सेम होता है। इसलिए यहाँ से कोई टोटल करंट जा रही है आई, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। कौन से में, एक तो आर पार्ट में जा रही है और एक एल पार्ट में। इसको बोलेंगे आई आर और इसको बोलेंगे आई एल। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम फेजर डायग्राम। ठीक है, पैरेलल में फेजर डायग्राम में क्या होता है कि जैसे कि ये अपन देखा कि इसके अंदर जो वोल्टेज होता है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बी आर, बी टोटल वोल्टेज, ये प्लस बी साइड, तो बी का जो फेजर होगा ये वाला, और जो आई आर का फेजर है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है जैसे आई आर का, इनके बीच में कितना करंट, मतलब फेजर डिफरेंस होता है 0 डिग्री का। ठीक है, इसलिए इन दोनों का फेजर डिफरेंस 0 है, तो मतलब ये दोनों ओवरलेप करेंगे, मतलब बी को अगर इनको रेफरेंस लेंगे तो इसी फेस में क्या होगी अपने पास, आई आर होगी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे दिखा दिया ये वाली, इस वाली लाइन का। अब सेकंड बात कर रहे हैं हम इंडक्टर में। ठीक है, जब हमने इंडक्टर प्योरली इंडक्टर पढ़ा, तो प्योरली इंडक्टर में हमने देखा है कि जो करंट फ्लो होती है ना इंडक्टर में, वो 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है किससे, रेफरेंस, रेफरेंस वोल्टेज या करंट जो भी होगा ना, उससे क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी। तो 90 डिग्री लैग करने की वजह से ये अपना रेफरेंस है। और अब अगर हमारे पास कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी वोल्टेज या करंट लीड करता है तो वो कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर वो लैग करता है तो कैसे जाता है वो, क्लॉकवाइज में। तो हमारे पास 90 डिग्री लैग कर रहा है तो क्या करेगा, 90 डिग्री लैग कर दिया ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आई एल, जो इस वाली डेफिनेशन में यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो इसकी आई एल के लिए। ठीक है, इंडक्टर के लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो करंट अपने पास आई आर, और ये आई आर था, मतलब आई इक्वल टू, आई किसके बराबर है, आई आर के। आई आर का फेस कितना डिग्री है, 0 डिग्री, मतलब कोई एंगल नहीं है। एंड अपने पास सेकंड आई एल, और आई एल का करंट कितना जा रहा है, मतलब कितना वो लेग कर रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, लेग मतलब माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, ये वाला। तो ये चीज़ से पता लग रहा है कि इंडक्टर हमारा 90 डिग्री लेग कर रहा है, ये हमारे पास 0 डिग्री रेफरेंस पे, ये टोटल है इन दोनों का। अगर हम मानेंगे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर करके इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसमें कैसे निकालते हैं कि जैसे ये अपने पास आई आर है, ये आई एल है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इसको डॉट डॉट लाइन से यहाँ मिला देंगे और इसको डॉट डॉट से मिला देंगे, तो ये पर क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट। इसको बोल सकते हैं आई टी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में क्या दे रखा है, इन द टू पैरेलल ब्रांच कंटेनिंग आर एल, द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर आई आर इज इन द फेस विद सप्लाई वोल्टेज। जो सप्लाई का वोल्टेज का फेस है ना बी आर, बी का, वो सेम फेस में होता है कौन, आई आर। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट लाइन में इसमें कन्फर्म है। सेकंड देखते हैं, करंट फ्लो इन इंडक्टर आई एल लैग द सप्लाई वोल्टेज। जो अपना सप्लाई वोल्टेज होगा ना बी आर, बी होगा, इसको क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा कौन, इंडक्टर। द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टेंस आई एल लैग द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा ना, तो टर्म्स को ये वाली भी क्लियर रखना। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास थर्ड, द सप्लाई करंट। सप्लाई करंट कौन सी हमारी, ये वाली जो कहाँ जा रही है, ये वाली, ये हमारी सप्लाई करंट है। ठीक है, तो द सप्लाई करंट आई इज द फेजर सम ऑफ द आई आर एंड आई एल का फेजर सम है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट है। एंड द करंट आई लैग अप्लाइड वोल्टेज वी वाई एंगल लाइंग बिटवीन 0 से 90 डिग्री में। और ये बोल रहा है कि जो उनका दोनों का रिजल्टेंट है ना, आई आर मतलब ये रही, आई एल ये रही, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, वो भी लैग ही कर रहा है, बट कुछ एंगल से लैग कर रहा है, मतलब फाई एंगल से लैग मान लिया। ठीक है, ये वाला। तो ये बोला, ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है। ओके, ये बोला है। फ्रॉम डायग्राम से अपन पता लगा कि आई रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में आई आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो करंट जाएगा, जैसे अपने पास सर्किट था ये वाला, ये अपने पास सप्लाई वोल्टेज था, इसके अक्रॉस यहाँ पे एक रजिस्टर निकाल लगा दिया, यहाँ पे एक इंडक्टर है। ठीक है, ये हो गया एक्सएल या एल बोलेंगे। तो अगर इसके अक्रॉस करंट निकालेंगे, तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट का बी अपॉन आर। ठीक है, इन दोनों में वोल्टेज की जो सप्लाई है ना पैरेलल में, वो हमेशा सेम होता है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से बी और आर का क्या है, डायरेक्ट पुट कर दिया, तो बी अपॉन आर क्या है, आई आर की जो करंट की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड बात कर रहे हैं हम आई एल की। आई एल में भी इसको मतलब जो इंडक्टर है उसको ओम्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सएल। ये क्या है अपने पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इसकी यूनिट होती है ओम्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बी अपॉन एक्सएल। ओके, अब हमारे पास निकालते हैं कि इसका टेन फाई इक्वल टू आई एल अपॉन आई आर। अब टेन फाई है क्या, टेन फाई है हमारे पास फेस एंगल। फेस एंगल क्या होता है, जो हमारे पास इन दोनों के बीच का जो एंगल, जो मतलब ये अपने पास फेजर बना ना, वोल्टेज वी एंड जो टोटल वोल्ट रिजल्टेंट, इनके बीच में जितना एंगल बना उसको बोलेंगे फेस एंगल। क्या बोलेंगे इसको, फेस एंगल। ठीक है,
तो इसको यहाँ पे निकाल रहे हैं फेस एंगल को। तो फेस एंगल को निकालने के लिए हमारे पास एक जो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इमेजनरी पार्ट, जैसे कि हमारे पास दो पार्ट है, जैसे कि आई क्या होता है दो पार्ट में, जैसे कि 90 डिग्री है उसको लिखेंगे आई आर, ये अपने पास माइनस है तो इसको करेंगे 9 जे, और ये हो गया आई एल, ठीक है ये हो गया। तो हमारे पास ये पार्ट है जो हमारे पास आई आर, ये है हमारे पास रियल पार्ट, और आई एल है ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो हम हमेशा फेस एंगल लिखेंगे इमेजनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। इमेजनरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसमें जो भी एक्स इंडक्टर और कैपेसिटर दो ये वाली दो वैल्यू आएंगे ना वो इमेजनरी वैल्यू में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या या तो 90 डिग्री लैग करेगी या लीड करेगी, ठीक है। तो इसमें फिर tan फाई क्या होगा आई एल अपॉन आई आर, ठीक है ये लिख दिया। और हमारे पास ये अपने पास इसका करंट हो गया। अब इसको निकालेंगे इसकी पावर, तो ये वाली पावर को बोलते हैं अपन अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। इस वाले को बोलेंगे एक्टिव पावर या ट्रू पावर, और ये बोलते हैं रिएक्टिव पावर, ठीक है ये। अब इसको कैसे केस बाय यूजिंग केसीएल को लॉ को यूज करके हम इस वाली जो फॉर्म है फेजर डायग्राम उसको कैसे लिख सकते हैं। आई इक्वल टू आई आर कितने डिग्री पे मतलब लैग लीड कर रहा है वोल्टेज रेफरेंस से 0 डिग्री पे, कोई मतलब इससे सेम फेस में होते हैं दोनों, इन फेस में होते हैं इसलिए 0 डिग्री हो गया। और आई एल और जो वोल्टेज ये वाली वोल्टेज होती है वोल्टेज सप्लाई उसमें कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री लैग, लैग की वजह से इसको क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो बी इसको क्या लिख सकते हैं अपन बी अपॉन जेड क्योंकि रिजल्टेंट है, बी अपॉन जेड क्योंकि जेड क्या होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आर और एक्सएल दोनों कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास जेड। तो वी अपॉन जेड इक्वल टू आई आर क्या लिखेंगे बी अपॉन आर माइनस जे, 90 डिग्री की वजह से माइनस जे, इसको प्लस करेंगे माइनस जे को माइनस 90 डिग्री, ठीक है। इसको आई एल को क्या लिख सकते हैं बी अपॉन एक्सएल, ठीक है ये हो गया। यहाँ पे अपन ने बी कॉमन ले लिया, तो बी को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस जे 1 अपॉन एक्सएल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जो 1 अपॉन जेड को लिखेंगे 1 बाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड, इसको बोलते हैं एडमिटेंस, क्या बोलेंगे एडमिटेंस, और जेड क्या है हमारे पास इम्पीडेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जी, जी क्या है हमारे पास कंडक्टेंस, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं कंडक्टेंस, ये है रेजिस्टेंस 1 अपॉन, ये आर तो रेजिस्टेंस है 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा कंडक्टेंस हो जाएगा, इसको जी पुट कर दिया इसकी जगह। और 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब या तो कोई ये कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, या ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, इसको इसको कैसे डिनोट करेंगे बी से। और बी क्या होता है हमारे पास ससेप्टेंस, क्या होता है ससेप्टेंस, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर बाई इक्वल टू जी माइनस जे वी एल, ठीक है ये वाला अपना डायग्राम बन गया है। अब यहाँ देख रहे हैं अपन करंट का ट्राइंगल, करंट ट्राइंगल कैसे, जैसे कि हमने पहले देखा यहाँ पे, ये देखो अगर ये हमारे पास करंट कितना आई एल, तो ये वाली करंट क्या होगी आई एल। यहाँ पे अपन ने देखा कि ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये 90 डिग्री है कोई, इसके सामने अपने पास आई टी एक आई टी करंट जा रहा है, ये आई आर करंट है, ये आई एल करंट है, ठीक है रिजल्टेंट के लिए। तो ये अपने पास ये हो गया अपने पास, ये आई आर हो गया, ये आई एल हो गया, ये फाई एंगल है, ये 90 डिग्री, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको ये क्या हो जाएगा ओ ए और बी, तो इसमें इसको पुट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय किससे क्या होता है, ये अपने पास जो भी वैल्यू होगी वो उसको और इसको दोनों को ऐड करके अंडर रूट करके क्या हो जाएगा अपने पास आई की वैल्यू आ जाएगी जो भी हमारे पास यहाँ पे होगा करंट, ठीक है ये निकल गई। अब हमारे पास ये इसका निकल गया फाई एंगल, फाई एंगल क्या है फेस एंगल, ठीक है। फेस एंगल हमेशा होता है इमेजनरी, इमेजनरी कौन है आई एल, तो इसको लिखेंगे या tan फाई लगा दो यहाँ से, tan फाई कैसे लगेगा कि लंब अपॉन आधार, आधार क्या है हमारे पास आई आर, तो आई एल अपॉन आई आर हो जाएगा tan फाई इक्वल टू आई एल अपॉन आई आर, ठीक है डायरेक्ट याद रखना। अगर हम इसका एडमिटेंस ट्राइंगल बनेंगे तो एडमिटेंस ट्राइंगल में क्या होगा वाई, वाई मतलब वीटा एडमिटेंस है जी माइनस जे वी एल, ठीक है ये 90 डिग्री लैग कर रहा है इसलिए, तो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, जी हमारे पास कंडक्टेंस है, ये हमारा ससेप्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट कर रहा है, तो ये हमारा एडमिटेंस है। इन दो के बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितने कितने एंगल बन रहा है फाई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसका रिजल्टेंट, अगर इसको अंडर रूट फॉर्म में लिखेंगे तो वाई इक्वल टू ये वाला तो नॉर्मल फॉर्म है फेजर, ठीक है, इसको रिजल्टेंट फॉर्म में अंडर रूट में जे स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर ये वाला आ गया, ठीक है। अगर इसको अपन लिखेंगे करंट के फॉर्म में, तो करंट इसको कैसे करंट बना सकते हैं, जैसे कि ये अपन पास आई आर है, ये आई एल हो जाएगा, और ये अपन पास रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज में एक्स क्या बोलते हैं, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी एक्स वैल्यू से, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बी से, इसको बी से, सबको बी से मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा ये अपन पास करंट का ट्राइंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसका फेस एंगल कैसे बनेगा, फेस एंगल वही इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, एडमिटेंस की बात करेंगे तो इसमें इमेजनरी पार्ट क्या होता है बी वाला, ठीक है। तो बी एल अपॉन जी, ठीक है ये हो गया। इसको अगर फाई ओनली फाई निकालना है तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स बी एल अपॉन जी आ गया, ठीक है। अगर इसको अपन पावर ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपन पास एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू एल, ठीक है। क्यू एल क्या है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, ठीक है रिएक्टिव पावर, ठीक है ये हो गया। ये हमारे पास क्या है एक्टिव पावर, ये क्या है एक्टिव पावर, ये हमारे पास अपरेंट पावर, ठीक है ये तीन चीज हो गई है। अब जी वाले ये अपन पास यहाँ दे रखा था जी, ये हमारे पास दे रखा था वी एल, ये हमारे पास दे रहा था एडमिटेंस, ठीक है। अगर इसको हम पावर की फॉर्म में निकालना है, जैसे कि अपन पावर को क्या लिखते हैं अपन आई स्क्वायर आर, ठीक है आई स्क्वायर आर लिखते हैं। और अगर हमारे पास और जी क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन आर, ठीक है। अगर इसको बी के फॉर्म में लिखेंगे तो बी क्या हो जाता है बी के फॉर्म में बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अगर बी स्क्वायर अपॉन आर को इसको 1 अपॉन आर अलग से लिख सकते हैं ना,
तो ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो वी स्क्वायर जी लिख सकते हैं ना इसको, तो इसकी वजह से ये बी स्क्वायर जी आ जाएगा पी, बी स्क्वायर बी एल हो जाएगा क्यू एल, एंड बी स्क्वायर वाई हो जाएगा अपन पास एस मतलब अपरेंट पावर, ठीक है। इस फॉर्म में अपन को इसको पावर ट्राइंगल के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका रिजल्टेंट दिखा तो एस क्या हो जाएगा, अपरेंट पावर, अंडर रूट में कर देंगे दोनों को, पी स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका अपन को निकालना है फेस एंगल, क्या निकालना है फेस एंगल, तो फेस एंगल वही हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से निकालेंगे तो टेन फाई क्या हो जाएगा, क्यू एल अपॉन पी के बराबर में, ठीक है। अगर इसका ओनली फाई निकालेंगे तो टेन इनवर्स क्यू एल अपॉन पी, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है कि जो अपने पास जो अभी यूज कर रहे हैं, यूजफुल वर्क अपॉन जो टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क, टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास, ये होती है टोटल वैल्यू, मतलब ऐसा है। और यूजफुल क्या है हमारे पास, रिएक्टिव कभी भी यूजफुल नहीं होता, ओनली एक्टिव वैल्यू, मतलब या तो इसको एक्टिव वैल्यू बोलेंगे या रियल पार्ट बोलेंगे, जिसमें जे वाला जो पार्ट है ना वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव पार्ट क्या है कौन सा हमारे पास, आई आर, ठीक है। आई आर, अगर करंट ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें आई आर अपना एक्टिव पार्ट है, और ये आई क्या है, टोटल वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। कॉस्ट थीटा को और कैसे लिख सकते हैं, जैसे अपन एडमिटेंस ट्राइंगल की बात करेंगे तो जे क्या हो जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट, वाई क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू, ठीक है, पी क्या हो जाएगा, एक्टिव पार्ट, ये हो जाएगा अपरेंट हमारे पास टोटल वैल्यू, आई आर क्या हो जाएगा, एक्टिव पार्ट, ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू, ठीक है। ये अपने इन फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, पावर फैक्टर को और लिख सकते हैं, ठीक। पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कॉस्ट थीटा से। और इसकी पावर की वैल्यू क्या कैसे लिख सकते हैं, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मली पी प्लस जे क्यू एल, जो भी वैल्यू आएगी इनकी डिपेंड करते हैं कि जो थीटा है, जो इसकी ये वाली वैल्यू, ये प्लस है माइनस है, डिपेंड करता है हमारी वैल्यू क्या दे रखी है उसके ऊपर, ठीक है, कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है। ये हमने अभी तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आर एल पैरेलल आर एल सर्किट, ठीक है, पैरेलल आर एल सर्किट को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं हम आर सी सर्किट, ठीक है। इसमें सेम वही चीज़ देखेंगे, जैसे कि इसमें एक बार ब्रीफ डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं कि देखिए एक अपन पास पैरेलल सप्लाई ली बी, ठीक है, यहाँ पे एक कोई भी रजिस्टर है आर, ये इसके पैरेलल में एक लगा दिया अपन पास कैपेसिटर सी, ठीक है। इसमें अगर कोई सप्लाई टोटल करंट जा रहा है आई, इसमें जाएगा आई आर, इसमें जाएगा आई सी, ठीक है। अब इसका ये तो हमारे पास सर्किट डायग्राम हो गया, अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, जो भी करंट ट्रायंगल वो तो बाद में देखेंगे, पर पहले तो इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अब इसका फेजर दिखेंगे तो फेजर में क्या है कि सेम चीज़ कि आई क्या हो जाएगा, आई के रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा, आई आर, और ये जो करंट जाएगा कैपेसिटर में, कोई भी करंट जाता है वो क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है, जो भी रेफरेंस होगा तो लीड करेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस जे आई सी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे फेजर में, जैसे कि एक अपन पर रेफरेंस लिया, बी को रेफरेंस लिया, बीम के जो जितना जो जिस बीक में और आई आर में करंट कितना डिग्री का एंगल चेंज होता है, किसी डिग्री का नहीं होता, क्योंकि ये रजिस्टर है, और रजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज किस में होते हैं, इन फेस में होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आई आर, ठीक है, सिंपल। सेकंड बात कर रहे हैं हम आईसी की, ठीक है। आईसी क्या है, 90 डिग्री लीड करता है रेफरेंस से, ये क्या है, रेफरेंस, तो ये रेफरेंस 90 डिग्री लीड करेगा, तो ये हो गया यहाँ पे, और ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आईसी, ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आई, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसे ये बना रिजल्टेंट आई, तो ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच रिजल्टेंट करंट एंड वोल्टेज जो रेफरेंस लिया था, इनके बीच में एंगल बनेगा, वो होगा फाई, और इसको बोलेंगे फेस एंगल, क्या बोलेंगे, फेस एंगल, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जैसे यहाँ पे ये आईसी है, सेम ये वाली क्या हो जाएगी, आईसी, ठीक है, और ये क्या है, आई आर, और ये हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, आई, ठीक है। तो हमारे पास करंट ट्राइंगल कैसे बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, ये आई हो गया टोटल करंट, ये आईसी हो गया, और ये फाई, इन दोनों के बीच में एंगल, मतलब आई और बी के बीच में एंगल हो गया, और ये वाला हो गया हमारे पास आई आर, ठीक है। ये एक डायग्राम तो ये बन गया, और इसके थ्रू हम देखेंगे इसके कि इसके फेस एंगल क्या है, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपन, अगर इसको हम लगाएंगे एडमिटेंस फॉर्म में, तो एडमिटेंस फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू वही मतलब 1/r प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा जे 1/x सी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वाई इक्वल टू जी प्लस जे बी सी, ठीक है। तो इसको कैसे पुट करेंगे, जी को मतलब जी अपने पास रेफरेंस है, जी रेफरेंस है, ये 90 बी सी 90 डिग्री, और ये अपने पास एंगल बन जाएगा फाई, और ये अपने पास एडमिटेंस, ये एडमिटेंस डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही चीज़ देखेंगे, जैसे कि इसका फेस एंगल क्या है, इसका पावर फैक्टर क्या है, वो सब चीज़ें इसमें भी डिस्कस करेंगे, इसका रिजल्टेंट वैल्यूज क्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पैरेलल आरसी सर्किट को, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम आपने देख लिया कि एक आर लिया है, आर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने बस एक सी का, ठीक है। और यहाँ पे एक अपन ने क्या दिया है, वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। फेजर डायग्राम में देखेंगे कि अपन ने क्या है कि एक अपने पास रेफरेंस लिया, ये वोल्टेज वी को रेफरेंस, और इसमें जो अपने पास करंट जाएगी किसमें, रजिस्टर में, रजिस्टर की जो करंट होगी, और जो करंट इसमें क्या बोलते हैं, इसमें करंट और ये वाले जो इनमें फेस एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का, क्योंकि कोई भी एंगल, क्योंकि ये वोल्टेज रजिस्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट किस में होते हैं, इन फेस में होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन होती है, इसकी वजह से ये इन फेस में हो गए। और अपने पास कैपेसिटर में करंट होता है, कैपेसिटर करंट क्या करता है, 90 डिग्री
लीड करता है, ठीक है। 90 डिग्री लीड करने की वजह से ये कैसे लिखा हुआ है, 90 डिग्री लीड पे, ठीक है, आईसी हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया तो ये रिजल्ट हो जाएगा आईटी, और ये अपने पास इसको राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से इसको डॉट डॉट करके इसको मिला लिया, ठीक है। और इसको लिखेंगे आई इक्वल टू अंडर रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इन द टू ब्रांच पैरेलल सर्किट कंटेनिंग आर एंड कैपेसिटेंस सी को, ठीक है, दो पैरेलल ब्रांचेस है, एक में अपन कंटेन कर रहा है आर, एक में कंटेन कर रहा है सी को, ठीक है। आई आर इज इन द फेस, आई आर क्या होगा, इन फेस में होगा किसके, सप्लाई वोल्टेज के, जो फेस होगा उसी फेस में होगा कौन, आई आर, ठीक है, ये होगा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है हमारे पास करंट फ्लोइंग इन द कैपेसिटेंस आई सी लीड वाई 90 डिग्री, और कैपेसिटेंस जो करंट है ना वो 90 डिग्री लीड करती है, जो हमने पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सप्लाई करंट आई इज द फेजर सम ऑफ आई आर और आई सी। आई क्या होता है, फेजर सम है किसका, आई आर और आई सी का, एंड दिस द करंट आई लीड द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये अप्लाइड वोल्टेज को लीड करेगी कौन, ये अपने पास अप्लाइड वोल्टेज है कोई भी, ये वाला, इसको तो लीड कर रही है ना कौन, आईटी, मतलब टोटल करंट या जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है सिंपल, द सप्लाई करंट आई इज द फेजर सम ऑफ आई आर एंड आई सी, एंड दिस द करंट आई लीड द अप्लाइड वोल्टेज वी वाई एंगल लाइंग बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, और एंगल 5 से, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आई, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर, इसकी आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन आर, और आई सी वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एक्स से, ठीक है, ये हो गया। फेस एंगल कैसे लगते हैं, टेन फाइव इक्वल टू, इसका इमेजनरी पार्ट कौन सा, आई सी, और रियल पार्ट क्या है, आई आर, ठीक है। अगर इसको हम लिखेंगे केसीएल में, तो केसीएल में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आई इक्वल टू आई आर 0 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल उसमें कोई वो फेस एंगल कुछ नहीं बन रहा, बी वी एंड आई में, ठीक है, इसकी वजह से तो ये 0 डिग्री हो गया, प्लस आई सी क्योंकि कितना डिग्री का, 90 डिग्री का लीड कर रहा है, ये बी है, और ये आई सी 90 डिग्री का लीड कर रहा है, तो ये 90 डिग्री लिख दिया। इसको कैसे पुट करेंगे, आई इक्वल टू बी अपॉन आर प्लस जे बी अपॉन एक्स सी, ठीक है, बी इसमें से कॉमन लिया तो इसको पुट कर सकते हैं बी अपॉन जेड इक्वल टू बी अपॉन आर प्लस जे बी अपॉन एक्स सी, बी से कट गया, ये सारी चीजें बी कट गई, तो 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस जे 1 अपॉन एक्स सी, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन, 1 अपॉन जेड क्या होता है, एडमिटेंस, 1 अपॉन आर होता है कंडक्टेंस, 1 अपॉन एक्स सी होता है सस्पेंस, और ये यहाँ पे सी है तो कैपेसिटिव सस्पेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव सस्पेंस, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको अपन लिखेंगे करंट ट्रायंगल में, करंट ट्रायंगल में ये अपने पास बेस करंट हो गया, आई सी 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये रिजल्टेंट हो गया, तो इसको पुट कर दिया आई इक्वल टू अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का आई सी का स्क्वायर, ये हो गया। टेन फाइव अगर फेजर एंगल की बात करेंगे तो आई सी इमेजनरी पार्ट अपॉन आई आर, इसका फाइव लिखेंगे तो फाइव इक्वल टू टेन वर्स आई सी अपॉन आई आर हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं अब उनको एडमिटेंस ट्राइंगल में, ठीक है। एडमिटेंस ट्राइंगल की बात करेंगे तो जैसे कि ये अपने पास जी था, ये अपने पास बी सी था, ये अपने पास क्या है वाई, ठीक है। अगर इसको वी जी करेंगे तो क्या, बी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, बी जी क्या हो जाएगा आई आर, कैसे कैसे जी को क्या पुट करते हैं 1 अपॉन आर, तो वी अपॉन आर, ये क्या होता है अपने पास करंट, ठीक है। बी सी को क्या लिखेंगे एक्स सी, ठीक है, वाई को क्या लिखेंगे जेड, तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एक्स सी, ये हो जाएगा आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इसको एडमिटेंस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, तो एडमिटेंस ट्राइंगल में क्या है, ये हमारे पास बी सी है, ये हमारे पास जी है, और ये हमारे पास वाई है, ठीक है। तो वाई अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, टेन फाइव क्या हो जाएगा, बी सी इमेजनरी पार्ट अपॉन जी इसका रियल पार्ट हो गया, ठीक है। अगर इसका फेस एंगल देखेंगे तो फेस एंगल क्या हो जाता है, टेन इनवर्स टेन फाइव इक्वल टू बी सी अपॉन जी हो गया। इसको डायरेक्ट भी याद रखना क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे ना छोटे छोटे, जो हम एमसीक्यू में देखेंगे भी वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि जो करंट है कैपेसिटिव हो रहा है उसमें 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो उसमें अपन फेस एंगल कैसे देख रहे हैं, उसके पावर ट्राइंगल कैसे बन रहा है, उसका करंट ट्राइंगल कैसे बन रहा है, उसका एडमिटेंस ट्राइंगल कैसे बन रहा है, वो हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं हम पावर ट्राइंगल की बात में, ठीक है। एस इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा, एस क्या होता है, एस अपरेंट पावर होती है, पी रियल पावर, जे क्यू एल क्या होते हैं हमारे पास, क्यू सी क्या होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो इसको पुट कर दिया यहाँ पे बी स्क्वायर वाई इक्वल टू एस, बी स्क्वायर वी सी इक्वल टू क्यू, बी स्क्वायर जी इक्वल टू पी, ठीक है। इसको यहाँ पे इसके फॉर्म में नॉर्मल मतलब रिजल्टेंट फॉर्म में लिख दिया, इसका फेस एंगल लिखा है तो इमेजनरी पार्ट क्यू सी है और रियल पार्ट पी हो गया, इसको ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट एनालिसिस। अब तक हमने देखे हैं पैरेलल आरएल एंड आरसी सर्किट को, ठीक है। अब डिस्कशन करेंगे आरएलसी का, ठीक है। अब इसमें देखिए सर्किट डायग्राम कैसा है कि आर एल एंड सी तीनों को किस में कनेक्ट कर रहा है, पैरेलल में। यहाँ पे एक क्या है, सोर्स है, किसका, वोल्टेज सोर्स, जिससे यहाँ पे सप्लाई जा रही है, ये इसमें से करंट जा रहा है कितना आई एस, और ये करंट कितने तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक आर के अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट है आई आर करंट, एंड एल के अंदर जो करंट जा रहा है वो आई एल है, और सी के करंट जो सी के अंदर जो करंट जा रहा है मतलब कैपेसिटर के अंदर वो आई सी करंट है, ठीक है। अब ये वाले जो करंट है इसमें अपन को पता है कि जो इंडक्टर में जो करंट जाता है ना वो क्या होता है 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है, किससे, रेफरेंस वोल्टेज से। और जो कैपेसिटर में जो वोल्टेज आता है वो 90 डिग्री लीड करता है किससे, रेफरेंस वोल्टेज से, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखा, फेजर डायग्राम, इसमें अपन देख रहे हैं कि
अपन ने एक लिया क्या बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज लिया बी, और इसमें जो आई आर करंट जाएगा रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर में जो करंट होता है वो वोल्टेज के क्या होता है इन फेस होता है, मतलब जिसमें वोल्टेज जो जिस फेस में होता है उसी फेस में क्या होता है करंट होता है, ठीक है। तो आई आर अपना बन गया है ना, यहाँ पे ये देख लो आई आर और वी दोनों इन फेस में हो गए। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जो एल है, मतलब एल जिसमें क्या होता है 90 डिग्री लैग करता है कौन करंट, तो आई एल क्या हो रहा है 90 डिग्री लैग कर रहा है, और आईसी में क्या होता है ये 90 डिग्री लीड करता है करंट, तो ये 90 डिग्री लीड कर गया। अब फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास ये वाली कंडीशन, इसमें बोल रखे कि आईएल जो करंट है ना ये वाला नीचे वाला, ये करंट ज्यादा है किससे आईसी करंट से ऊपर वाले से, तो अपन को क्या लगेंगे ये प्लस है ये माइनस है, तो नीचे वाला ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी आईसी माइनस आईएल माइनस आईसी, ठीक है ये वाला। और इनके जो अपन पर रिजल्टेंट करंट एंड जो वोल्टेज रेफरेंस लिया इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उस एंगल को बोलते हैं फेस एंगल, ठीक है क्या बोलेंगे इसको फेस एंगल, ठीक है ये बन गया फेस एंगल, ये फेस एंगल है। अब यहाँ पे देखो कि ये अपना आई एस है ये बी है, यहाँ पे ये अब ये वाला जो आई एल माइनस आई सी जो बचा है इधर का वही सेम तो इधर होगा आई एल माइनस आई सी। अब यहाँ पे अपन इस ट्रायंगल ले सकते हैं एज ए ट्रायंगल एज ए ओ ए वी, तो इसको एज ए राइट हैंड ट्रायंगल की तरफ ले सकते हैं जब एज ए करंट में लेंगे तो, ठीक है। सेम चीज अगर दूसरी कंडीशन है यहाँ पे अगर आई सी ग्रेटर देन है मतलब ऊपर वाला पार्ट ज्यादा है किससे आई एल से, तो कैसे लेंगे ये किस साइड जो रिजल्टेंट करंट जो बनेगा ना वो किस साइड बनेगा लीड साइड में, और अगर ये लेग साइड बड़ा है तो रिजल्टेंट करंट किधर साइड बनेगा लेग साइड में, ठीक है। तो ये लीड रिजल्टेंट करंट किधर साइड है लीड साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये आई एल माइनस आई सी है, तो ये वाले पॉइंट क्या होगा आई एल माइनस आई सी माइनस आई एल, ठीक है ये हो गया। अब देखो कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होता है इसमें राइट हैंड ट्रायंगल में लेंगे तो ये अपन पास ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना इसके ये कर्ण और ये आधार और ये लंब है, ठीक है। तो आई एस इक्वल टू अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर हो जाएगा, और फेस एंगल कैसे लिखते हैं टेन फाई इक्वल टू इमेजनरी पार्ट या जो भी इमेजनरी या रिएक्टिव पार्ट कौन सा है यहाँ पे आई एल माइनस आई सी अपॉन रियल पार्ट, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं फेस एंगल, ठीक है। सेम चीज जब आई सी ग्रेटर देन आई एल से तो इस केस में आई एस इक्वल टू अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर, इसको टेन फाइव इक्वल टू आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें कि जो अपना सर्किट था ये वाला, ये हमारे पास सप्लाई थी, ये हमारे पास एक रजिस्टर था, ये हमारे पास एक इंडक्टर था, ये हमारे पास एक कैपेसिटर था, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे कि ये वाले इसको कि ये वाला जो अपना रजिस्टर है जिसमें करंट होगा आई आर, ये कितने डिग्री है 0 डिग्री पे, ये है अपने पास क्या बोलते हैं 90 डिग्री लैग करेगा, आई एल कितना डिग्री लैग करेगा 90 डिग्री, ये माइनस कर देंगे, प्लस आई सी क्या है 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये जो ये 90 है ना इसको क्या लिखेंगे अपन जे, अगर ये पॉइंट माइनस है तो ये आगे माइनस आ जाएगा, तो आई आर क्या हो जाएगा आई आर माइनस जे आई एल प्लस जे आई सी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे से माइनस जे कॉमन लिया, ये वाला माइनस जे कॉमन लिया तो क्या बचेगा आई एल माइनस आई सी। अब इसमें पुट कर दिया किसकी वैल्यू, इसको अब यहाँ पे पुट करा है कि इसको कैसे बी इनके बी और आई जेड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो आई जो रिजल्टेंट कंप्लीट फॉर्म है ना उसको कैसे ये तीनों को अगर इक्वल करेंगे तो अपन पास क्या होता है वो जेड मतलब इंपीडेंस है, ठीक है। तो इस वाले को इंपीडेंस करेंगे तो ये वाला पार्ट है ना यहाँ से लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत है, ठीक है ये वाला, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे या तो ये वाला पार्ट तक, ठीक है ये हो गया आई इक्वल टू आई आर माइनस जे आई एल माइनस आई सी, ठीक है ये हो गया। इसको वोल्टेज की फॉर्म लिखे तो बी अपॉन जेड लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे बी अपॉन आर माइनस जे, इसको ये वाले पार्ट को बोलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे अपन बी अपॉन एक्स एल माइनस बी अपॉन एक्स सी, ठीक है। यहाँ पे सब में पार्ट में से बी कॉमन ले लिया, तो बी कॉमन लिया तो अपने पास क्या हो जाएगा बी कॉमन लेने पर बी 1 अपॉन आर माइनस जे 1 अपॉन एक्स एल माइनस 1 अपॉन एक्स सी, ठीक है ये हो गया इक्वल टू बी अपॉन जेड, बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो 1 अपॉन जेड है ना ये वाला ये क्या बच गया 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस जे 1 अपॉन एक्स एल माइनस 1 अपॉन एक्स सी, ठीक है ये हो गया। अब जो ये पर 1 अपॉन जेड है ना इसको क्या लिख सकते हैं वाई 1 अपॉन आर इसको क्या बोलते हैं कंडक्टेंस जी माइनस जे 1 अपॉन एक्सएल 1 अपॉन एक्सएल को लिखेंगे अपन 1 अपॉन एक्स कोई भी होगा उसको लिखेंगे ये अपने पास रिएक्टेंस है, और ये क्या बन जाएगा ससेप्टेंस, क्या बन जाएगा ससेप्टेंस, तो ये हो जाएगा बी एल माइनस वी सी, ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है किस फॉर्म में एडमिटेंस फॉर्म में, ठीक है ये वाली। तो ये वाली फॉर्म बने हमारे पास y इक्वल टू जी है हमारे पास कंडक्टेंस माइनस जे वी एल माइनस बी सी, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट ट्रायंगल क्या है, जो करंट ट्रायंगल हमने दिखा है जब आई एल ग्रेटर देन आईसी से तो किसमें जो अपन रिजल्टेंट करंट होगा ना वो क्या होगा लैग करेगा, अगर आई एल है तो लैग करेगा क्योंकि इंडक्टर हमेशा लैगिंग पे काम करता है, कैपेसिटर हमेशा किस पे काम करता है लीडिंग पे काम करता है, तो ये लैग कर रहा है करंट मतलब जो अपन पास रेफरेंस है उससे लैग कर रहा है, ठीक है। तो आई एल माइनस आई सी, ठीक है जो अपन पहले फिगर देखा है उससे डिस्कशन कर चुके थे, और ये एंगल बन रहा है फाई एंगल, इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो कैसे होगा आई इक्वल टू अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया, ठीक है। फेस एंगल निकालेंगे तो रिएक्टिव पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है ये हो गया। सेकंड चीज अगर आई सी अगर ग्रेटर देन आई एल से तो ये लिखेंगे आई इक्वल टू अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर, फेस एंगल लिखेंगे तो रिएक्टिव पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ओके। अब यहाँ पे दे रहा है एडमिटेंस वाला, तो एडमिटेंस हमारे पास है ये दो एडमिटेंस वाला है हमारे पास y होता है जी
माइनस जे वी एल माइनस वी सी, ठीक है ये वाला। अगर बी सी ग्रेटर देन है बी एल से तो ये वाला पार्ट हमारे पास जो आएगा ये ससेप्टेंस वाला वो पॉजिटिव आएगा, और इसमें जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा, लीडिंग वाला, ठीक है। और ये वाला पार्ट है जो इसमें अगर बी एल ग्रेटर देन है, बी एल ग्रेटर देन मतलब लैगिंग वाला फेस में, तो ये आएगा इधर की साइड, ठीक है, जो अपने पास रेफरेंस है। तो इसकी वजह से ये अपने पास एडमिटेंस हो गया, ये ससेप्टेंस पार्ट हो गया, ये कंडक्टेंस पार्ट हो गया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ को हमने रिप्रेजेंट किया ट्राइंगल फॉर्म में, किसको, पावर को। पावर हमारे पास क्या होती है, एस इक्वल टू एस हमारे पास है अपरेंट पावर, इसको बोलते हैं अपरेंट पावर, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, ठीक है। और पी होती है इसकी पी, और एक होता है जे क्यू। क्यू अपने पास जो भी रिएक्टिव पावर होती है, और ये ट्रू पावर या रियल पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो रिएक्टिव पावर होती है वो टोटल पावर जो एक्टिव नेट पावर होती है, नेट में अगर इसमें बोला है कि क्यू एल पावर अपन जो एक्सएल और एक्सी की वजह से आई है, तो अगर बोला है कि अगर एक्सएल ग्रेटर देन है एक्सी से, मतलब इंडक्टिव पार्ट ज़्यादा है, तो क्यू एल ग्रेटर देन हो किससे, क्यूसी से, इसको ऐसे लिखेंगे क्यू एल ग्रेटर देन क्यू एल माइनस क्यूसी, क्योंकि जो पार्ट ज़्यादा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ना छोटे वाला पार्ट, इसलिए। और ये जो अपने पास नेट अपरेंट पावर होगी वो क्या होगी, लैगिंग में, कैसे होगी, लैगिंग में, तो ये अपने पास यहाँ पे लिख दे लैगिंग में, एज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू एल माइनस क्यू सी, ठीक है। सेम ऐसे चीज़ अगर क्यू सी पार्ट ज़्यादा है क्यू एल से, तो इसको लिखेंगे एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू सी माइनस क्यू एल, ठीक है। रिजल्टेंट करेंगे इनको, तो इसको अपन पास पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने इसको अंडर रूट करके इसका रिजल्टेंट अपरेंट पावर निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे फेस एंगल एंड पावर फैक्टर, ठीक है। फेस एंगल क्या होता है कि हमेशा फेस एंगल का एक पार्ट होता है कि जैसे कि अपन पर रिएक्टिव पार्ट होता है और ये है रियल पावर। रिएक्टिव पार्ट यहाँ पे देखेंगे, अगर आई एल ग्रेटर देन आई सी से, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई एल माइनस आई सी अपॉन आई आर, ठीक है। सेकंड, अगर आई सी ग्रेटर देन आई एल से, तो क्या हो, आई सी माइनस आई एल अपॉन आर, ठीक है। अगर वी एल, अगर इसको जब एडमिटेंस पार्ट वाले में बात करेंगे तो एडमिटेंस लाएंगे बी एल ग्रेटर देन बी सी से, तो कैसे लिखेंगे इसको, बी एल माइनस वी सी अपॉन जी। अगर वी सी ग्रेटर देन बी एल से, तो बी सी माइनस वी एल अपॉन जी। अगर जब बात करें पावर की पार्ट में, पावर पार्ट में अगर क्यू एल ग्रेटर देन क्यू सी से, तो लिखेंगे क्यू एल माइनस क्यू सी अपॉन पी। अगर क्यू सी ग्रेटर देन है तो क्यू सी माइनस क्यू एल अपॉन पी, ठीक है, ये हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, हमारे पास जो रियल या यूजफुल वर्क किसी भी एलिमेंट में यूजफुल जो वर्क किया गया वो अपॉन टोटल वर्क, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को डिफाइन करता है मतलब किससे करते हैं, कॉस फाई से, ठीक है। अब इसमें जैसे कि अपन पास 3 ट्राइंगल थे, एक था हमारे पास क्या बोलते हैं, करंट ट्राइंगल। करंट ट्राइंगल में देखो कि अपन पास ये अपन पास आई आर है जो रेफरेंस लिया, और यहाँ पे अपन पास कोई रिएक्टिव पार्ट था, कुछ भी हो सकता है, ये आई एल माइनस आई सी हो सकता है, या आई सी हो सकता है, या आई सी माइनस आई एल हो सकता है, और ये अपन पास आई क्या है, टोटल, ठीक है। सेकंड हमारे पास था एडमिटेंस वाला, एडमिटेंस में ये बी सी माइनस वी एल हो सकता है, या वी एल माइनस बी सी कुछ भी हो सकता है। ये अपन फाई है, ये हमारे पास फाई है, और ये जी था और ये वाई हो गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये वाला पार्ट बना, ये क्यू सी माइनस क्यू एल या कुछ भी हो सकता है दोनों, ठीक है। और ये हमारे पास है पी, और ये हमारे पास एस। तो इसमें एक चीज़ बताओ कि इसमें जो एक्टिव पार्ट है या रियल पार्ट जो यूजफुल है वो है हमारे पास आर। अगर करंट फॉर्म में लिखेंगे तो आई आर, और टोटल पार्ट क्या है, टोटल करंट आई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉस फाई, ये हमारे पास पावर फैक्टर है। सेकंड वाले में देखेंगे तो ये हमारा रियल, ये हमारे पास टोटल, तो जी अपॉन वाई, ठीक है। ये वाले में पी और एस, ये वाला होगा हमारे पास पावर फैक्टर। तो कॉस फाई इक्वल टू आई आर अपॉन आई एस इक्वल टू जी अपॉन वाई इक्वल टू पी अपॉन एस, ठीक है। ये हमारे पास पावर फैक्टर हो गया, ऊपर हमने देख लिया वो फेस एंगल हो गया, ठीक है। अब दो ये चीज़ हो गई। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल बी द कैपेसिटिव ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये एक रजिस्टर है वो है 40 ओम का, एक सी दे रखा है एक एल दे रखा है। इसका कैपेसिटिव ससेप्टेंस कैसे लिखते हैं, वी सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एक्स सी, ठीक है। अपन एक्स सी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो अगर 1 अपॉन ओमेगा सी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा सी, ठीक है। अब ये ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते, क्या होती है 2 पाई एफ एंड सी, इनकी वैल्यू दे रखी है, इनकी वैल्यू पुट करो और इनका आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू 100 50 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 0.4 10⁻³ ये वाला, ठीक है। अब इसको जब अपन क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई इंटू 0.4 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो इसका आंसर आएगा 0.126, तो आंसर आएगा 0.126, ठीक है। ये देखते हैं इसको सॉल्व, पहले तो एक्स सी निकाल लिया, यहाँ पे कैसे, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है 1 अपॉन एक्स सी निकाल लिया, एक्स सी की वैल्यू आ गई 7.96, एंड इसको फिर 1 अपॉन एक्स सी पे लिखेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, और इसका यूनिट होती है वो होती है सीमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है। पैरेलल आरएलसी सर्किट का क्या निकालना है अपन को, क्वालिटी फैक्टर
और पैरेलल RLC सर्किट, RLC, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो Q होता है ना वो क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो अपॉन एक्टिव वैल्यू, ठीक है, एक्टिव वैल्यू। रिएक्टिव वैल्यू उसमें क्या होती है पैरेलल में, जैसे कि या तो अपन लिखेंगे IC या लिखेंगे IL, ठीक है, IC या IL, और अपॉन एक्टिव पार्ट में कौन सा है, करंट की फॉर्म में IR, ठीक है, कौन सा है IR, ठीक है। अपन इसको लिखेंगे इसकी वैल्यू को, तो IC की जगह क्या लिख सकते हैं, IC को अपन लिख सकते हैं B अपॉन XC लिख सकते हैं, इसको B अपॉन R लिख सकते हैं, B से B कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R अपॉन XC, ठीक है। और XC की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। तो इसको ओमेगा C की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा R ओमेगा C, ये हो गया अपने पास Q, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को अपन को इस फॉर्म में लेना है, तो कब लेते हैं, जो ओमेगा की वैल्यू, जो ओमेगा की वैल्यू होती है ना रेजोनेंट वाली, वो पुट करेंगे यहाँ पे। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब होती है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना वो किसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होती है। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, इसकी होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको यहाँ से ओमेगा को इधर भेज देंगे, ओमेगा सी अपॉन 1 अपॉन एल सी, तो इसको लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में एल सी, ठीक है। इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्योंकि पे आर सी अंडर रूट में आएगा 1 अपॉन एल सी, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आर अंडर रूट में सी वाई एल, ठीक है। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई क्यू की। अब जो हमारे पास यहाँ दे रखा है उसमें कौन सी वैल्यू है, ये आर सी वाई एल, आंसर सी आएगा, ठीक है। और सेम जैसे अपन ने अभी यहाँ पे आर निकाला है, मतलब क्यू निकाला है पैरेलल का, वैसे ही हम सीरीज का निकालते हैं, ठीक है। तो सीरीज का आता है अपने पास क्वालिटी फैक्टर 1 अपॉन आर अंडर रूट में एल बाय सी। एंड एक और इसका फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का, वो है यहाँ पे 2 पाई कोष्टक में मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, कितनी मैक्सिमम में एनर्जी स्टोर की गई है, अपॉन एनर्जी डेसिपेट, और पर साइकिल में कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई है। ये रेशियो को किससे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी फैक्टर से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर में क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर मतलब क्यों निकालना है, ऑफ द सर्किट हैविंग पावर फैक्टर, जिसका पावर फैक्टर कॉस फाई कितना दे रखा है 0.8, ठीक है। एंड उसकी अपरेंट पावर एस कितनी दे रखी है 200 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अपने पास पावर कैसे होती है, 3 होती है, जैसे कि एक होती है एक्टिव पावर या ट्रू पावर या रियल पावर, इसको लिखते हैं बी आई कॉस फाइव, ठीक है, लिखते हैं बी आई कॉस फाइव, ठीक है। सेकंड पावर होती है हमारे पास क्यू, ये लिखते हैं, इसको लिखते हैं वी आई साइन फाइव। एक होती है हमारे पास एस, वो होती है हमारे पास वी आई, ठीक है। और ये कैसे, एस क्या होती है अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, एक तो पावर फैक्टर मतलब कॉस फाइव दे रखा है, ठीक है, और एक हमारे पास दे रखी है ये वाली वैल्यू एक दे रखी है हमारे पास अपरेंट पावर की वैल्यू, ठीक है। तो अपरेंट पावर क्या होता है बी आई के बराबर, हमको निकालना है किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। तो हमारे पास बी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो इसको डायरेक्टली 200 पुट कर देंगे। हमारे पास साइन की वैल्यू है नहीं है, हमारे पास कॉस की वैल्यू, बट कॉस साइन की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कैसे, कि साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 होता है। इसकी जगह कॉस 5 की वैल्यू कितनी रखी 0.8, इसको जगह 0.8 पुट कर दो, इसको स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, इस वैल्यू को इधर भेज दो, 1 माइनस 0.64 इक्वल टू साइन स्क्वायर 5। तो साइन 5 की वैल्यू हो जाएगी, इसको अंडर रूट में करके 0.36 का करेंगे तो पॉइंट साइन 5 की वैल्यू आएगी साइन 5 इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो ये कट गया, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, तो इसकी वैल्यू आएगी क्यू की वैल्यू 120 BAR, ठीक है। तो आंसर आएगा V, ठीक है, जो इसमें दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं कि इन RL सीरीज सर्किट, R की वैल्यू दे रखी है, एक सीरीज सर्किट है, मतलब ये अपने पास R है, ये हमारे पास L है, यहाँ पे हमारे पास कोई सप्लाई दे रखी है, यहाँ से वोल्टेज भी, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसमें R वैल्यू है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 ओम, और L की वैल्यू दे रखी है 0.056 हेनरी, ठीक है, 56 हेनरी दे रखी है। अब हम को निकालना है इसका क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, मतलब जेड निकालना है, ठीक है। जेड को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये आर है और इसको एक्सएल, ठीक है। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो इम्पीडेंस का अपने फॉर्मूला देखा रिजल्टेंट का, वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अपन पे आर तो डायरेक्ट दे रखी है, एक्सएल नहीं दे रखी है, तो एक्सएल को कैसे निकालेंगे, ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल, ठीक है। अगर ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है तो पुट कर देंगे, नहीं दे रखी है तो 2 पाई एफ एल करके निकाल लेंगे। 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 एंड एल की वैल्यू है 0.056, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.56 के आसपास, ठीक है, ओम। अब इसको निकालेंगे जेड, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 17.56 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट में आएगा 709 अप्रोक्सीमेट, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 26.64 ओम। तो आंसर ए होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th नंबर का,
ए सर्किट हैविंग पावर फैक्टर, एक सर्किट है जिसका पावर फैक्टर कितना दे रखा है, cos 5.8, ठीक है। कंज्यूम पावर, मतलब पावर कितनी कंज्यूम कर रही है, वॉट किसमें होता है, रियल पावर का, तो 40 वॉट, ठीक है। और वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है जो तुम्हें हमेशा पावर के याद होने चाहिए, जो हम अलग से भी दिखा था। P इक्वल टू वी आई कॉस 5, पावर फैक्टर होता है cos 5, और Q होता है हमारे पास वी आई साइन 5, और हमारे पास S होता है अपरेंट पावर वी आई, ठीक है। इसकी यूनिट होती है वॉट, इसकी यूनिट होती है VAR, इसकी यूनिट होती है BA। ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और ये होती है वॉट, ठीक है। तीनों यूनिट हो गई। अब हमें दे क्या रखा है इसने, cos 5 दे रखी है, और हमारे क्या दे रखी है इसने, P की वैल्यू दे रखी है। अब हमें निकालना है इसने रिएक्टिव पावर मतलब Q निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे अपन देख लो कि अपन इसको निकालेंगे कैसे। तो पहले तो cos, अगर इसमें ये दे रखी है तो अपन पास क्या निकाल सकते हैं, P अपॉन cos 5, ठीक है। P अपॉन cos 5 कर दिया तो क्या बचा, BI, इसको cos को इधर भेजेंगे तो BI किसकी वैल्यू होती है, S की वैल्यू होती है। BI किसकी वैल्यू होती है, S की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये निकल जाएगी S की वैल्यू कितनी, 40 अपॉन 0.8, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100 अपॉन 2 50, ठीक है। BI की वैल्यू कितनी आ गई, S 50 B एम्पियर, ठीक है। ये अपन पास S की वैल्यू आ गई, और P की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 40 दे रखी थी, ठीक है। B की वैल्यू 40 दे रखी थी, S की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। अब इसको एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है हमारे पास जिनसे हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये डायरेक्ट है कि P क्या होता है, S क्या होता है, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये होता है रिजल्टेंट। या की वैल्यू दे रही है, इसकी वैल्यू दे रखी है, अपन को ये तो निकालना है। तो इस अंडर रूट को स्क्वायर हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, तो S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा। S की वैल्यू कितनी रखी, 50 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो ये चल जाएगा, तो 2500 माइनस 1600 इक्वल टू Q स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर, इसको अंडर रूट में जाएगा तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। ये डायरेक्ट ये आंसर आ गया। सेकंड, अगर ये अपन को याद नहीं है और हमें ये वाला फॉर्मूला याद है, तो अपन ने यहाँ पे BI की वैल्यू निकाल ली। BI की वैल्यू कितनी आ गई है, 50, तो यहाँ पे 50 पुट कर दो, ठीक है। cos 5 की वैल्यू देखिए कितनी है अपने पास, 0.8, तो उससे हम निकाल सकते हैं किसकी, साइन की कैसे निकालेंगे कि 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 होता है, ठीक है। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अब हमको दे रखा है यहाँ पे ओनली cos 5 की वैल्यू, कितनी थी, 0.8, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, तो ये cos 0.8 स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कैसे चल जाएगा, उधर साइन की वैल्यू निकल जाएगी, साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 माइनस 0.64, तो ये हो जाएगा 0.36, और इसकी ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो वैल्यू आ गई 0.6, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6, ठीक है। तो हमारे पास BI की वैल्यू कितनी आ गई, 50, और साइन 5 की वैल्यू है 0.6, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से कट गया तो ये आ गया 30, ठीक है। तो यहाँ से भी निकल गया ना, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें भी वही निकालना है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ठीक है। तो कैसे, इसमें क्या क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, B इक्वल टू ओमेगा C, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू 2 πf एंड C, और इसमें फिर दे रखी है फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे रखी है 2 पाई 50 इंटू, और C की वैल्यू 0.61 10 पावर माइनस के 3, ठीक है। ये हो गई, ये अपना 100 हो जाएगा, और पाई हो 3.14 एंड 0.1 एंड 10 पावर माइनस 3, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो ये नीचे 10 चल जाएगा, तो 10 नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 314, ये डायरेक्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 314 रहेगा, और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस के 4, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू इससे 4 पॉइंट लगाएंगे, चार वैल्यूज का 0.0314, तो आंसर आएगा इसका A, ओके। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया गया, BC ओमेगा C 2 पाई FC 2 पाई, इनकी सभी वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया यहाँ पे कैपेसिटिव ससेप्टेंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इफ इन RLC सीरीज सर्किट, मतलब 3 है, किस में दे रखा है, सीरीज में R, ये अपने पास यहाँ पे अपन R लगा रहे हैं, यहाँ पे ये है L है, ये हमारे पास C है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई दे दी RLC, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि इसमें करंट लैग द अप्लाइड वोल्टेज 60 डिग्री। अपन ने देखा कि जो रेफरेंस ले रहे हैं B, यहाँ से कोई करंट लैग कर रहा है, जो अपना रिजल्टेंट होता है वो एंगल बनाता है, वो एंगल किसका होता है हमारे पास, फेस एंगल का, ठीक है। फेस एंगल होता है हमारे पास। फेस एंगल की वैल्यू कैसे दे रखी है यहाँ पे, फेस एंगल का फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, अब यहाँ पे किस में दे रखा है, ये रिएक्टिव पार्ट में, ठीक है। रिएक्टिव पार्ट में तो XL माइनस XC बोल दो, ठीक है, अपॉन
हमारे पास क्या है, रिएक्टिव पार्ट अपॉन एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट होता है हमारे पास आर, ठीक है। 10 60 एंगल तो 60 दे रखा है ना, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। इससे 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 कर दो, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है। थ्री आर की वैल्यू को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, √3r इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा है, ए नहीं है, बी नहीं, बी आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 8। इन AC पैरेलल सर्किट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ ईच ब्रांच विल बी। देखो हमारे पास 3 ब्रांच होती है, ये R, ये L और ये हमारे पास C, ठीक है। तो इसका कुछ जैसा ये एंगल जा रहा है RL, ये 0 डिग्री है, ये L है, ये -90 है, और ये C है, ये +90 है, ठीक है। तो इनके एंगल बताओ, ये 0 है, -90 है, ये +90 है, तो क्या एंगल सेम है, नहीं, इनके एंगल क्या है, डिफरेंट, ठीक है। ये आया है हमारे पास RRB JEE 2019 शिफ्ट सेकंड में, ये इसका आंसर है बी आएगा, ठीक है। जब हमने थ्योरी साथ में क्लियर अच्छे से पढ़ी है ना, तो हमारे पास आंसर लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा और थ्योरी समझ भी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। RMS वैल्यू ऑफ प्योर कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन होता है हमारे पास, उसका क्या निकालनी है, RMS वैल्यू। हमारे पास कॉस एंड साइन फंक्शन होते हैं ना, ये कौन सी वैल्यू होती है दोनों, साइनोसॉइडल, ठीक है, साइनोसॉइडल। जैसे साइन को लिखा, जैसे साइन वैल्यू होती है ना, उसको लिखते हैं अपन ऐसे, ठीक है। कॉस को लिखते हैं हम ऐसे वाला, ठीक है, ये होते हैं, बट दोनों होते हैं साइनोसॉइडल। हमको एक चीज बताइए कि जब साइनोसॉइडल वैल्यू है, उन साइनोसॉइडल फंक्शन है, उनका हमको RS वैल्यू निकालनी है, तो RMS वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, पीक वैल्यू अपॉन √2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.707 इंटू पीक वैल्यू, ठीक है। आंसर कौन सा आ रहा है हमारे पास, डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द फॉर्म फैक्टर ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC वेवफॉर्म का क्या है, बताओ। ये AC वेवफॉर्म है, मतलब साइनोसॉइडल है, कौन सी है, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का RMS वैल्यू होती है BM अपॉन √2। इसकी RMS वैल्यू होती है, ये तो RMS वैल्यू तो ये है हमारे पास RMS, और एवरेज होती है इसकी 2IM अपॉन या BM अपॉन पाई, ठीक है। और हमारे पास फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, FM इक्वल टू RMS अपॉन एवरेज, ठीक है, ये होता है। RMS अपॉन एवरेज होता है RMS अपॉन एवरेज, ठीक है। RMS वैल्यू क्या होती है, IM/√2, और ये हो जाएगा 2IM/पाई, ठीक है। तो पाई अपॉन 2√2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.11 आएगा आंसर। तो आंसर नंबर ए, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना, साइनोसॉइडल का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारे पास, ये देख ले सेम, ठीक है। अभी हमारे पास 12 नंबर का, द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन, टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 1/60 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी पूछिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, और टी की वैल्यू है 1/60। इसको ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस में लिखी होती है, हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर ए, और ये हमारे पास UPPCL JEE में आया है क्वेश्चन। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ये RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया 2015 में, ठीक है। क्या बोला है इसने, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है, XC, इंक्रीज कब होगा, इसका फॉर्मूला आता है 1/ωc, इसको लिख सकते हैं 2πfc, ठीक है। अब बोलो कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट होगी, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये ओनली किसके है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f है, ठीक है। अगर f की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये घटेगी, ठीक है। बट हमें तो इसकी वैल्यू, रिएक्टिव पार्ट की वैल्यू बढ़ानी है, तो कब होती है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो। कौन सी ऐसी जिसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है, फर्स्ट अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, तो ये तो कैंसिल। AC फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर नो, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज नो, AC फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पे हमारी रिएक्टिव पावर वैल्यू की इंक्रीज होगी, तो आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हमारा RRB JEE सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया है। इन RLC सर्किट इम्पीडेंस कैसे होता है, इम्पीडेंस को डायरेक्ट फॉर्मूला याद हुआ है, करवाया कि R² में एल XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हमारे पास किसका है, इम्पीडेंस फॉर्मूला। अब है हमारे पास 15 नंबर का, इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट AC इन इंडिया। 220 वोल्ट रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, RMS वैल्यू को, पीक वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को, ये डायरेक्ट याद रखना है। ये वैल्यू करता है हमारे पास RMS। कोई भी हम इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस होती है ना, उसमें कोई भी वोल्टेज वगैरह दे रखा होता है किसी ऑपरेटर में, वो RMS वैल्यू दे रखी है, ना कि एवरेज दे रखा होता है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे। 16 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट। एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस या बोलेंगे इसको रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल ये बोलेंगे, ठीक है। तो इम्पीडेंस नो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नो, आउटपुट लेवल ऑफ सोर्स नो, तो क्या है रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। आंसर, इसका आंसर आएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी। यूनिटी कब होगा, cos फाई इक्वल टू यूनिटी कब होगा, जब हमारे पास V जो रेफरेंस और उसी के रेस्पेक्ट में हमारा करंट होता है, और ये कब कौन सी वाले में होता है, रेजिस्टेंस में, ठीक है। इसके अलावा इंडक्टर में 90 डिग्री लैग, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड, और हमारा रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम में होता है। तो सेम में होगा तो हमारे पास पावर फैक्टर कितनी होगी, यूनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी, वो हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है। पैरेलल आरएलसी सर्किट की कौन सी कंडीशन है जो ट्रू है। इसमें आई आर होता है, आई आर को बी अपॉन आर लिख सकते हैं, यस, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर तो वैसे भी सिर्फ आइडेंटिफाई होगा, पहला ऑप्शन ये। आई सी को लिखेंगे बी अपॉन एक्स सी, और आई एल को लिखेंगे बी अपॉन एक्स एल, तो आंसर है, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास टॉपिक है जो पैरेलल आरएलसी वाला, ये हमारे पास की पैरेलल आरएलसी, पैरेलल आरएल, पैरेलल हमारे पास जो भी सर्किट है ना पैरेलल वाले, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और सीरीज के भी जो हमारे पास क्वेश्चन जो बचे थे, जो हमारे पास सीरीज सर्किट, सीरीज आरएल, सीरीज आर सी, सीरीज आरएलसी, ये तीनों, उनके भी हमने क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।